हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम अपना प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शायद पढ़े थे, ठीक है। तो आज उसके आगे का पढ़ते। तो आपने प्रोनाउन में सुना होगा हु, WHO। तो ये हु का मतलब होता है कौन या किसने, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव में है तो कौन या किसने, और जब प्रोनाउन के तौर पर आएगा तो जो या जिसने, ठीक है। तो हु हमेशा व्यक्तियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर कार्य करता है, और जो विच होता है, ठीक है, ये वस्तुओं व जानवरों के लिए काम में आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इसी तरह जो दैट होता है ये भी वस्तुओं और जानवरों के लिए काम में आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो हु है, हमने देखा कि हु का जब नॉमिनेटिव में आता है तभी व्यक्तियों के लिए आता है, ठीक है। वरना फिर कोई और, मतलब अगर मान लो संबंध कारक हो, ठीक है, एक्यूजेटिव हो या जेनेटाइव हो तो हुज भी लग सकता है, ठीक है। तो जब नॉमिनेटिव में हो तब हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, और तब वो बहुवचन हो या एक वचन हो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। और जो है विच, तो उसका भी प्रयोग बहुवचन और सिंगुलर दोनों के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर वो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम में आ रहा है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विच ही आएगा। और जो हम हु का प्रयोग कर रहे हैं वो भी अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो भी हु ही आएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके जो हु और विच के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने हु का लिखा है कि सामान्यतः हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हु का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है, और यह एक वचन या बहुवचन संज्ञा की ओर इंगित करता है। यानी कि एक वचन के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन के लिए भी, जैसे द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उस पर विश्वास किया जाता है। ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड हिज वर्क, यानी कि वो व्यक्ति किस्मत वाला है जिसे अपने काम से क्या है, लगाव है। फाउंड का मतलब होता है लगाव, ठीक है। ही हु हेसिटेट इज लॉस्ट, यानी कि वह जो कि संकोच करता है, ये क्या है, उसका नुकसान है। हम कहते हैं ना, हमें किसी भी चीज का संकोच नहीं करना चाहिए, जो होता है क्या देना चाहिए, और जो संकोच करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, यानी कि वे लोग कभी असफल नहीं होते जो एक अच्छे कारण के लिए मरते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो भगत सिंह वगैरह, आज चंद्रशेखर आज़ाद, शायद सुखदेव, गुरुदेव, जो भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, तो वो मरे, ठीक है, लेकिन एक महान कारण के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। तो वो महान कारण के लिए जो मरते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते, उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। तो दे यानी कि वो बहुत सारे हैं, फिर भी उसके लिए हु का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ द मैन अकेला है, उसके लिए भी हु का प्रयोग कर रहे हैं। तो हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और ये सिंगुलर व्यक्ति के लिए भी और प्लूरल व्यक्ति दोनों के लिए किया जा सकता है। दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी, ठीक है, यानी कि वे लोग, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है लगाव, और इसका मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो और हेसिटेट्स का मतलब होता है संकोच करना, ठीक है। तो दे आर स्लेव्स, यानी कि वे लोग गुलाम होते हैं, हु डेयर नॉट बी, ठीक है, जो कुछ भी चीज के होने की हिम्मत नहीं करते, जो कोई भी नई चीज के होने की हिम्मत नहीं कर लेते, वो लोग गुलाम ही होते हैं, ठीक है। अब देखो,
नेक्स्ट है विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है और ये एक वचन और बहुवचन संज्ञा को सूचित करता है। जैसे कि द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, यानी कि वह क्षण जो चला गया वो हमेशा के लिए चला गया, वो फिर वापस कभी नहीं आता। तो द मोमेंट क्या है, एक निर्जीव तो है, ठीक है। द बुक्स विच यू हेल्प मोस्ट आर दोज विच यू थिंक मोस्ट, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि जो किताबें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो होती है जो आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। यानी किसी किताब को पढ़कर आपको दिमाग में विचार आ रहे हैं, आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो रहा है, वो किताब आपकी बहुत फायदे करती है, ठीक है। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब, ठीक है। यानी कि जो घोड़ा मैंने हाल ही में खरीदा है वो क्या है, एक अरब है, अरेबियन घोड़ा है, ठीक है। तो ये देखो, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है और जानवरों के लिए भी होता है, ठीक है, और सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, ठीक है। इसी तरह देखो, नोट करके मैंने लिखा है कि वाक्य की ओर संकेत करने के लिए भी विच का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर पूरा वाक्य के उस बात की ओर इशारा करना है तो भी हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, यानी कि उस आदमी के बारे में कहा गया कि वो ड्रंक है, यानी कि शराब पी हुई है उसने। विच वॉज नॉट ट्रू, जो कि ये पूरी बात है, पूरा सेंटेंस जो कहा गया है वो क्या है, जो कि सच नहीं था। ही सेड ही सॉ मी देयर, उसने मुझे कहा कि उसने मुझे वहां पर देखा, उसने कहा कि उसने मुझे वहां पर देखा। विच वॉज अ लाई, जो कि ये क्या था, झूठ था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात है, इसके लिए क्या कह रहे हैं कि विच वॉज अ लाई, जो कि एक झूठ था। ही इज हेयर, यानी कि वो यहाँ पर है। विच इज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है किस्मत, ठीक है। यानी कि ही इज हेयर, यानी कि वो यहाँ पर है। विच इज फॉर्चुनेट, यानी कि ये किस्मत की बात है कि वो यहाँ पर है, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, सिंगुलर और बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। और विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए होता है, और वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है। इसी तरह कोई सेंटेंस है उसको इंडिकेट करना है तो भी विच का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो दैट होता है, दैट, उसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है, और सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। और कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। तो देखो, यहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया कि दैट है। दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, और सजीव के लिए भी हो सकता है, और सजीव क्या सॉरी है, ये सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, दैट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, यह एक वचन और बहुवचन संज्ञा के लिए होता है। दैट का प्रयोग कभी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर नहीं किया जाता, या तो नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव, ठीक है। 3 पढ़ाए थे ना मैंने आपको, वो में नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटाइव, ठीक है। तो जेनेटाइव के तौर पर नहीं होता, और लेकिन नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के तौर पर होता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो संख्याओं का प्रोनाउन दैट हो सकता है, ठीक है। इससे पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता, मतलब दैट से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो देखो, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, यानी कि यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। तो ये दैट किसके लिए आया है, द बॉय के लिए, और द बॉय किसकी जगह पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। मतलब दैट प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उनके लिए प्रोनाउन के तौर पर आ सकता है। तो द बॉय के लिए आया है यहाँ पर दैट। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, यानी कि मैं उस घर को जानता हूँ जिसके अंदर वो रहता है। तो यहाँ पर जो दैट है ये उस हाउस के लिए आया है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस है। अनईजी लाइज दैट हर्ड दैट वेयर्स अ क्राउन, ठीक है, द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, यानी कि ये दैट किसके लिए आया है, द हेड के लिए। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, यानी कि मैंने वो वॉच खो दी है जो तुमने मुझे दी। तो ये दैट किसके लिए आया है, वॉच के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस है। द सिटी दैट इज ईस्ट
दैट इज सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हाइड, यानी कि वो शहर जो एक पहाड़ी की चोटी पर है उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अ सिटी के लिए आया है, यहाँ पर दैट, तो अ सिटी क्या है, नॉमिनेटिव केस के लिए आया है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए आया है। ही दैट इज नॉट विद मी, वह, ये दैट किसके लिए आया है, ही के लिए, तो ही दैट इज नॉट मी विद मी, यानी कि वह जो कि मेरे साथ नहीं है, इज अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ है, यानी कि उस आदमी के बारे में बात की जा रही है कि जो मेरे साथ नहीं है और वो मेरे खिलाफ है। हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडेथ विजडम, तो यहाँ पर द मैन के लिए आया है दैट, यानी कि एक्यूजेटिव केस है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है। हु दैट हैज मेट हिम कैन एस्केप हिज इन्फ्लुएंसी, ठीक है, तो यहाँ पर हु किसके लिए आया है, दैट के लिए, ठीक है, तो हु का प्रोनाउन क्या है, दैट है, ठीक है। ऑल दैट आई सेड, यानी कि जो कुछ भी मैंने कहा, तो ये दैट किसके लिए आया है, ऑल, यानी कि पूरे वाक्य के लिए डिनोट करता है। तो ऑल दैट आई सेड, यानी कि जो कुछ भी मैंने कहा, हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है, दैट आई एवर हर्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पर दैट किसके लिए आया है, ही के लिए, यानी इलोक्वेंट का मतलब है तो जो बोलने में बहुत ही चतुर हो, वाकपटु, ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे मोदी जी है, कैसे बातों में घुमा देते हैं, ठीक है, लोगों से ही हाथ भरवाएंगे, ठीक है, जैसे कि तो बताइए क्या गर्मी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो लोग ही कहते हैं हाँ होनी चाहिए, तो ऐसे ही जो लोगों से ही हाथ बुलवा ले, इतना समझदार, इतना बोलने का चतुर, तो जो बोलने का चतुर है, वाकपटु जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट स्पीकर। तो ये वो सबसे बड़ा इलोक्वेंट स्पीकर था जो मैंने आज तक जिसके बारे में सुना है, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा था मतलब बहुत ज़्यादा चतुर था, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब देखो, एज जो होता है वो सच के बाद में भी आ सकता है और सेम के बाद में भी आ सकता है, ठीक है, और ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम में आता है, सच एज और सेम एज, ठीक है। तो ये कैसे काम में आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन तब तक के लिए आप ये साइड में हो गया, इसको उतार लो, किसी को बाकी रह गया उतारना तो। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो एज है वो सच के बाद में भी आ सकता है और सेम के बाद में भी आ सकता है। तो देखो कैसे आता है कि पुरानी अंग्रेजी में एज शब्द का प्रयोग सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता था, ठीक है। कैसे कि टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बर्स्ट फोर्थ। इसी तरह दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। तो मतलब जैसे कि यही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे, यानी कि ये जो मैंगो है वो उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के मैंने इनको कल खरीदा था। हो सकता है कल खरीदा था तो ताजे थे, आज थोड़े खराब हो गए। ही इज सच एज मैन एज आई ऑनर्ड, ठीक है, यानी कि वह उस टाइप का आदमी है या उस प्रकार का आदमी है जिस प्रकार के व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। वी हैव नेवर हैड सच अ टाइम एज प्रेजेंट, यानी कि हमने इस प्रकार का टाइम कभी भी नहीं स्पेंड किया या कभी भी हमारा ऐसा टाइम नहीं हुआ जैसा कि अब वर्तमान में है। हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, यानी कि उसका आंसर उसी प्रकार का था, उसी टाइप का था जैसा मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो उस टाइप की चीज के लिए कि हाँ सच एज का मतलब होता है कि उस टाइप की, ठीक है। अब देखो एज शब्द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ प्रयोग हो सकता है। कैसे? माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स, ठीक है। पीछे इज लगाओ मत लगाओ वो आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं है। तो माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स, यानी कि मेरी परेशानी मेरी मुश्किल वैसी की वैसी है, एकदम सेम है जैसी की जैसी तुम्हारी है, ठीक है। ही इज नॉट द सेम, ठीक है, एज दैट, एज नहीं लिखा यहाँ पर, एज दैट,
ठीक है, यानी कि ये उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का ये है, ठीक है। आई प्लेड विथ द सेम बैट दैट यू डिड, ठीक है, यानी कि मैं उसी बैट से खेला जिस बैट से तुम खेले। तो देखो यहां पर द सेम है, यहां पर द सेम है और द सेम के बाद में आ गया एज, यहां पर द सेम है और यहां पर आ गया दैट। इन दोनों में अंतर क्या है? ये वाक्य है कि दिस इज नॉट द सेम एज दैट, यानी कि यह उस प्रकार का नहीं है, उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का ये है, ठीक है। आई प्लेड विथ द सेम बैट दैट यू डिड, यानी कि मैं उसी बैट से खेला जिस बैट से तुम खेले। तो देखो द सेम और उसके बाद में एज आए, ठीक है, या द सेम और उसके बाद में दैट आए, तो दोनों का मतलब क्या है? द सेम के बाद एज आए तब तो मतलब है कि उस टाइप का, ऑफ द सेम काइंड, यानी कि उसी प्रकार का है, ठीक है। लेकिन द सेम के बाद में दैट आ गया मतलब वन एंड द सेम, यानी कि वो का वही है, उस टाइप का भी नहीं है, वो का वो ही है, ठीक है। तो आई प्लेड विथ द सेम बैट दैट यू डिड, यानी कि मैं उसी सेम बैट से खेला जिस बैट से तुम खेले, ठीक है। और जैसे कि माई ट्रबल इज दैट सेम एज योर्स, तो यहाँ पर मेरी ट्रबल उसी प्रकार की है जिस प्रकार की तुम्हारी है, वो की वो नहीं है कि जो तुम्हारी समस्या वो की वो मेरी है, लेकिन उसी प्रकार की है। तो जब प्रकार की बात करें तब तो द सेम के बाद एज आता है, नहीं तो द सेम के बाद दैट लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बट है, BUT, बट का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है, कोई भी निषेधात्मक वर्ड आएगा या कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा, नो वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो नेगेटिव वर्ड के बाद में बट का प्रयोग, नेगेटिव वर्ड के बाद में बट का प्रयोग किया जाता है और फिर वो बट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं अपन, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो ये देखो ये है बट, ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि बट का उपयोग कैसे करना है, वो मतलब कंफ्यूज होते हैं, वो बट का अर्थ निकाल लेते हैं पर। हम कहते हैं ना आई वॉन्ट टू कम बट, मैं आना चाहता हूँ पर, ऐसे करके हम जो भी कहते हैं, तो बट का मतलब ज्यादातर लोगों को यही पता है कि क्या है बट का मतलब हिंदी में क्या होता है, पर या किंतु परंतु वगैरह जो भी, ठीक है। लेकिन बट का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया जाता है तो कैसे होता है कि बट का प्रयोग तब किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जब उसके पहले कोई भी निषेधात्मक शब्द लिखा हुआ है। निषेधात्मक शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिसका नकारात्मक मतलब निकलता है, नेगेटिव मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जिस वर्ड का नेगेटिव सेंस निकलता है, ठीक है। तो बट से पहले यदि किसी मतलब किसी नेगेटिव वर्ड को लिखा गया है, ठीक है, तो बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया जा सकता है। कैसे? और वहां पर बट का मतलब पर नहीं होगा, कुछ और ही होगा। क्या होगा वो मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि पुरानी अंग्रेजी में बट शब्द किसी निषेधात्मक शब्द यानी नेगेटिव सेंस के बाद वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? देखो, देयर इज नन, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, बट विल एग्री विथ मी, पर मेरे साथ एग्री करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अर्थ निकलता ही नहीं है। देखो क्या अर्थ निकलता है, देयर इज नन, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब एक बात और, ये बट आया उससे पहले नन आ गया, नन यानी कि कोई भी नहीं, तो ये एक नेगेटिव सेंस निकल रहा है। नन यानी कोई भी नहीं मतलब नकारात्मक सेंस है, तो ठीक है। तो बट से पहले नेगेटिव सेंस का वर्ड आ गया, तो देयर इज नन यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, बट विल एग्री विथ मी, जो मेरे साथ एग्री नहीं होगा। तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि बट विल एग्री का मतलब क्या है कि हु विल नॉट एग्री, ठीक है। तो यहां पर बहुत से लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, हिंदी सही से उनको पता नहीं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि क्या है, तो वो बट का मतलब पर निकलते हैं कि यहां पर ऐसा कोई नहीं है पर मेरे साथ एग्री करेगा, ठीक है। लेकिन इसका सही अर्थ क्या निकलता है, देयर इज नन, यानी कि यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो, यहाँ बट का अर्थ क्या निकलता है, जो, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो विल एग्री विद मी, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे साथ एग्री नहीं करेगा। तो बट का मतलब जो भी है और नहीं दोनों साथ में इसका वर्ड निकलता है,
ठीक है। इसी तरह देखो, देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायण, ठीक है, यानी कि यहां पर ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है, देयर इज नो हिंदू, यानी कि यहां पर ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो नहीं जानता द स्टोरी ऑफ रामायण, रामायण की कहानी को, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो इसका अर्थ भी यही निकलता है कि देयर इज नो हिंदू हु डज नॉट नो रामायण, यानी कि यहां पर ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो रामायण का अर्थ की स्टोरी नहीं पता। तो बट का मतलब जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो जो भी होता है और नहीं दोनों प्लस जो नहीं, ये निकलता है, पर अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह देखो, देयर इज नो मैन, यानी यहां पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है बट विशेज टू लिव, जो जीने की इच्छा नहीं करता, जिसको जीने की विश नहीं है, ठीक है। देयर इज स्केर्सली अ चाइल्ड, देखो स्केर्सली का मतलब है मुश्किल से ही, और यदि मुश्किल अगर आ जाए हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ वर्ड थे रैंडम, मतलब जो मैंने मतलब क्या कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाया तब मैंने बताया था कि ये वर्ड नेगेटिव वर्ड होते हैं, और उसमें ये भी बताया था कि हार्डली, स्केर्सली और सेल्डम, ठीक है, ये 3 वर्ड नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो स्केर्सली भी नेगेटिव वर्ड है, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। तो देयर इज स्केर्सली अ चाइल्ड, यानी कि यहां पर मुश्किल से ही कोई बच्चा होगा या बच्चा है, बट लाइक्स चॉकलेट, जो चॉकलेट को लाइक नहीं करता। देयर इज नो मैन, यहां पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है बट नोज दिस थिंग, जो इन चीजों के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। तो यहां पर बट का दो अर्थों का मतलब कंबाइंड मिश्रण हिंदी में निकलता है, जो नहीं, ठीक है। देयर इज नन बट विल एग्री विथ मी, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ एग्री नहीं करेगा। देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायण, यहाँ पर ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो रामायण की स्टोरी को नहीं जानता। देयर इज नो मैन बट विशेज टू लिव, यहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा नहीं करता है। देयर इज स्केर्सली अ चाइल्ड, यहाँ पर मुश्किल से ही ऐसा कोई बालक होगा, बट विशेष चॉकलेट, जो चॉकलेट बस बट लाइक चॉकलेट, जो चॉकलेट को लाइक नहीं करता। देयर इज नो मैन, यहाँ पर मुश्किल से ही कोई आदमी, देयर इज, यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है बट नोज दिस थिंग, जो इन चीजों के बारे में नहीं जानता, ठीक है। तो बट का मतलब यहाँ पर हिंदी में कहीं पर भी पर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बट प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कंजक्शन नहीं है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आ गया समझ में? तो मैं चलो साइड में हो जाता हूं, आप इसको उतार लो, ठीक है। अब देखो, जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वो जिस वर्ड के लिए लगाया है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये बात तो मैंने आपको समझाई, जैसे कि मैंने कि लिखा राम, या मैंने लिखा बॉय, फिर मैंने लिखा हु, द बॉय हु वॉन द मैच, या फिर मैंने लिखा दी बॉयज, तो भी मैं तो हु ही लिखूंगा। तो हु का प्रयोग द बॉय के लिए भी लिखता है और द बॉयज के लिए भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट पहले नियम पढ़ाई उसमें लिखा दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हु का प्रयोग भले ही हम सिंगुलर के लिए भी प्रोनाउन के तौर पर कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, और प्लूरल के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन यदि ये सिंगुलर है तो हु के बाद जो भी वर्ब आएगी, भले हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगी, और हु जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयुक्त हुआ है वो अगर प्लूरल है तो हु के बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर द बॉय हु है तो उसकी जगह इज लिख सकते हैं, द बॉय है, द बॉयज है तो उसकी जगह आर लिखेंगे। ऐसे नहीं कि हु है तो यहाँ पर भी इज लिखेंगे और यहाँ पर भी इज लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ये इंग्लिश का नियम होता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसको डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है इस नाउन को, ठीक है, सॉरी, इस नाउन को डिफाइन करता है। तो इस मतलब ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमें बताना पड़ेगा, और ये हम बताएंगे कैसे, वर्ब का प्रयोग करके। तो वर्ब, यदि ये जो प्रोनाउन है जिसका रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु यूज किया है, या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है वो यूज किया है, ठीक है, तो वो उसके आगे वर्ब है, वो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो ये एक नियम है, ठीक है, इस नियम के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, और मैं साइड में हो जाता हूँ, किसी ने ये नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो।
तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। मानो मैंने लगाया हु, तो हु किसके लिए लगाया? मान लो इस नाउन की जगह पर इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया, तो उसके बाद में जो भी वर्ब होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो देखो इसको समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग उस नाउन के अकॉर्डिंग करना चाहिए जिसके लिए वह रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। एकदम क्लियर कट भाषा में लिख लिया। अब देखो कैसे, द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। ठीक है, यानी कि जो लड़का लेजी था उसे पनिश किया गया। द बॉय हु वर लेजी वर पनिश्ड, यानी जो लड़के लेजी थे उन्हें पनिश किया गया। तो अब देखो यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन हु है, यहाँ पर भी हु है, लेकिन ये हु यूज हुआ है बॉय के लिए और बॉय सिंगुलर था तो यहाँ पर आया वॉज, और ये हु यूज हुआ है बॉयज के लिए और ये प्लूरल था तो यहाँ पर आया है वर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज के लिए उपयोग में हो रहा है? वो प्लूरल है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन भी अपने बाद प्लूरल वर्ब लगाएगा, और वो सिंगुलर है तो उसके लिए भी फिर वो सिंगुलर ही वर्ब यूज करेगा। जैसे कि आई हु एम योर किंग, यानी कि मैं जो कि तुम्हारा राजा हूँ, विल लीड यू, तुम्हें लीड करूंगा, तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हु जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? आई के लिए। तो आई के बाद में वर्ब कौन सी आनी चाहिए? एम। यहाँ हु की जगह हु के बाद में इज नहीं उपयोग में हुआ। ठीक है, आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम, यानी कि मैं वो इंसान हूं जिसको आरोप लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दैट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यक्ति के लिए, यानी कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसको ब्लेम करना है। ठीक है, तो आई एम दैट पर्सन, आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम, तो द पर्सन है तो इसके लिए फिर इज आया। ठीक है, आई के लिए यूज हुआ होता तो एम आता, लेकिन यहाँ पर द पर्सन के लिए दैट यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इज आया। इसी तरह वी हु सीक योर प्रोटेक्शन, हम जो कि तुम्हारे प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, ठीक है, कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो। आर स्ट्रेंजर हियर, यहाँ पर अनजान है, अजनबी है। ठीक है, तो यहाँ पर वी है। ठीक है, और ये देखो ये हु किसके लिए यूज हुआ है? वी के लिए यूज हुआ है, तो वी क्या प्लूरल है तो यहाँ पर आया सिक। अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब आती सिक्स। ठीक है, यहाँ पीछे एस और लगता। यू हु आर माइटी शुड बी मर्सीफुल, तो यहाँ पर हु किसके लिए आया है? यू के लिए, तो उसके बाद वर्ब भी यू के अकॉर्डिंग लगेगी आर। ही दैट इज नॉट विद मी, यानी कि वो जो कि मेरे साथ नहीं है, इज अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ है। तो यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? ही के लिए, तो वर्ब भी ही के अकॉर्डिंग ही लगेगी इज। ठीक है, दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रोन स्टोन्स, यानी कि वे जो कि कांच के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर हु किसके लिए आया है? दे के लिए आया है। दे बहुवचन है इसलिए ये लिव प्लूरल वर्ब लिखी, नहीं तो क्या होता, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर लिव्स होता, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती लिव्स। ठीक है, एस लगा करके। दे हु सीक ओनली योर फॉल्ट, ठीक है, यानी कि वे जिन्हें सिर्फ तुम्हारी फॉल्ट नजर आती है, सी नथिंग एल्स, वो कोई और चीज नहीं देखते। तो यहाँ पर दे है तो सिक आया है, क्यों? क्योंकि हु के बाद दे प्लूरल है तो सिक भी प्लूरल वर्ब आया है। ये तो मैंने यहाँ पर भी बताया था। कहाँ गए यहाँ पर? द फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन, यानी कि जो फूल तुम्हारे गार्डन में उगते हैं, आर नॉट फॉर सेल, वो बिकने के लिए नहीं है। तो देखो यहाँ पर विच है, विच किसके लिए आया है? फ्लावर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रो आया है, ये प्लूरल है नाउन, तो ग्रो भी प्लूरल वर्ब है। ये सिंगुलर होता तो ये भी सिंगुलर होता, ग्रोज होता, सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी जिसको पॉज करके लिखना है वो पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। भले ही ये क्लास लगभग 30 मिनट की हो, रिकॉर्डिंग में वीडियो की लेंथ भले ही 30 मिनट की हो, लेकिन हो सकता है कि आपको इसको लिखते लिखते या देखते देखते 1.5 घंटा भी हो गया होगा, क्योंकि मुझे खुद को ये वीडियो बनाते बनाते लगभग 1.5-2 घंटे होने को आए हैं।
तो मेरे वीडियो की लेंथ छोटी होती है लेकिन उसके अंदर कंटेंट बहुत सारा होता है, सीखने लायक चीज़ें बहुत सारी होती है। ठीक है, मेरा व्यू बढ़ाने का मतलब नहीं है कि 10 वीडियो बना दूंगा। इस चीज़ को अगर मैं तुम्हारे सामने आंखों के सामने मतलब वीडियो को पॉज करके नहीं लिखता तो कम से कम 1.5 घंटे से तुम वीडियो देख रहे हो तो इस एक वीडियो की जगह 3 वीडियो बन जाते आधे आधे घंटे के। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ व्यू बढ़ाना नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य आपके डाटा का व्यर्थ उपयोग करना नहीं है, खपत करना। इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके लिखता हूँ, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है, अब मैं वीडियो को पॉज करके लिखूँ या आपके सामने लिखूँ, क्या फर्क पड़ता है? आखिर में तो मैं समझाऊंगा तभी पता चलेगा ना कि इन एग्जाम्पल का मतलब क्या है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं ये नियम जो समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे भी समझ में आए थे, और जब आपको समझ आ रहा हूँ तो मैं बहुत ही जितना आसान तरीके से हो सकता है वो आसान तरीका अपनाता हूँ ताकि आपको वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा हर कंसेप्ट हर रूल आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, इसके आगे वाले पढ़ेंगे, शायद अब हो सकता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।